नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने गर्दन एक तरह से पकड़ ली है। वो चोक और ग्रिप और ये सब बातें थी, भैया मोदी भी पकड़ लिया, अडानी भी पकड़ लिया, ज्ञानेश कुमार भी पकड़ लिया। और जो भी इंडिया गठबंधन में जो बीजेपी के लिए एक तरह से काम करते हुए नजर आ रहे थे, वो एक के बाद एक चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए इन द सेंस कि वो इंडिया गठबंधन की मजबूती को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। अब इकलौते नेता बच गए, दो नेता बच गए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के पद पर कभी दावेदारी जताई नहीं। राहुल गांधी अब सीधे सीधे मोदी से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे। देश में महंगाई का बम फूट गया, प्रधानमंत्री विदेश चले गए, अडानी को लेकर बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम चीजों के बीच एक नई खबर आ रही है कि संसद का सामना करने से पहले, संसद के मानसून सत्र जो जुलाई और अगस्त में होता है, उस मानसून सत्र से पहले आखिर ऐसा कौन सा डर है नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी जाने का, अपनी सरकार जाने का, कि अब यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, संसद के मानसून सत्र से पहले राहुल गांधी को जेल भेजा जा सकता है, और बीजेपी के ही एक नेता का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। एक बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हुए। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। दरअसल मसला यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर केस उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हो रहे हैं। बड़े मेरे ध्यान से सुनना, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं। कर्नाटक के रहने वाले विघ्नेश शिशिर उत्तर प्रदेश में आकर मुकदमा उनके खिलाफ लिखा रहे हैं। कर्नाटक के रहने वाले हैं। कर्नाटक में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया, मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, राजस्थान में भी नहीं किया, सीधा उत्तर प्रदेश आए। और उत्तर प्रदेश में पहले बताया कि उनकी दोहरी नागरिकता है। बंगाल चुनाव में बड़ी जोर शोर से चला। जज साहब ने तत्काल एफआईआर के आदेश दे दिए, लेकिन वो एफआईआर का आदेश खुद ही जज साहब ने धत्ता बता दिया जब उनसे सोशल मीडिया पर पूछा कि आपने एक तरफा कार्रवाई कैसे कर दी, और वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो संविधान की शपथ लेकर नेता प्रतिपक्ष है। भाई उसे ढूंढना तो है नहीं, आपको एक सम्मन भेजना था कि बताइए इसमें आपकी क्या राय है। जज साहब जब ज्यादा प्रताड़ित हुए, ज्यादा अपमानित हुए, तो जज साहब ने कहा इस केस को मैं नहीं सुनूंगा, मुझे इस केस से अलग कर दीजिए। नए जज साहब आए, उन्होंने कहा एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इसमें जांच कराई जाए। वो मामला कहां चला गया किसी को पता नहीं। लेकिन कल फिर एक नया जिन्न जागा, और कल एक नहीं दो जिन्न जागे, और दोनों का कैसा संयोग है कि प्रयोग है, दोनों बताऊंगा। केंद्र में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की, यानी भाजपा की, योगी आदित्यनाथ की। दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार, जब चाहें तब राहुल गांधी का पूरा वखेड़ा सार्वजनिक कर सकती है। राहुल गांधी क्या, वो तो शिव कुमार मिश्रा का पूरा बायोडेटा कल फाइनल करके सामने डाल सकती हैं, संतोष पाठक का डाल सकती हैं, उन्हें कौन रोक लेगा। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या आरटीआई के जरिए जानकारी ली संबित पात्रा ने, या फिर सरकार ने उन्हें उनकी कमियां निकाल के बता दी कि इतनी बार विदेश यात्रा गए, इतने खर्चे आए। अगर ऐसा हुआ है तो ये राहुल गांधी के कैरियर के साथ भाजपा ने खिलवाड़ की है। वो इस देश के शैडो प्रधानमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर उनके साथ ये हरकत हुई है तो खतरनाक है। पहले, या फिर वो सच्चाई है सब, तो बीजेपी अब वेट न करे, उनके खिलाफ दर्ज कराए एफआईआर और तत्काल जेल भेज दे। रोज रोज ये तलवार लटकी रहती है कि अब जेल तब जेल। वो भी रात को सो नहीं पाते होंगे, समस्याओं में फंसे रहते होंगे। अब मामला यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डबल बेंच ने मामला सुना, और उसमें ईडी सीबीआई को नोटिस कर दिया। शिव जी, उसमें ईडी सीबीआई नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आने वाले विभाग को भी। चूंकि आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं। संबित पात्रा है, उन्होंने बताया 22 साल में राहुल गांधी ने 54 यात्रा की, 60 करोड़ रुपए खर्च किए, आय से अधिक खर्च किया उन्होंने। ध्यान दीजिएगा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में तारीख थी, उससे पहले संबित पात्रा की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पब्लिक परसेप्शन बनाकर जज पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश थी क्या? ये इसको इस तरह से कहा जा सकता है, पब्लिक परसेप्शन का जज पर कई बार दबाव पड़ता है।
अच्छा, ये 22 साल में 54 विदेश यात्राएं, इनकी कई विदेश यात्राएं, कांग्रेस के फ्रंट पे भी थोड़ी बहुत वो चीजें रहती हैं, कई विदेश यात्राओं के बारे में सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई। वो संबित पात्रा को कैसे पता था? सिक्योरिटी एजेंसी ने दिया, इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया, या को उन्होंने कोई प्राइवेट जासूस हायर कर रखा है राहुल गांधी की जासूसी करने के लिए? तीन में से कोई एक चीज सच होगी, और तीनों ही अपने आप में अपराध है। खैर, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का एक फैसला आता है, लेकिन आपने उस याचिकाकर्ता का जिक्र किया, थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। ये हैबिचुअल याचिकाकर्ता है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ अजीब सी टिप्पणी की है युवाओं पर, बेरोजगारों पर, लेकिन ये जो याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर है, ये भाई साहब कर्नाटक से आते हैं, बेंगलुरु के व्यवसायी हैं सिर्फ। बेंगलुरु में इनका बिजनेस है, लेकिन ये याचिका दायर करने के लिए हमेशा उत्तर प्रदेश ही आ जाते हैं। अब वो अलग बात है कि पता नहीं क्यों आते हैं। शिशिर लंबे समय से, ये जो विघ्नेश शिशिर है, लंबे समय से राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये दोहरी नागरिकता पर गए। दोहरी नागरिकता के मामले में कैसे जज ने बिना राहुल गांधी को नोटिस दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, रायबरेली पुलिस को कहा कि एफआईआर दर्ज करो, फिर सीबीआई को केस ट्रांसफर करो। बाद में उनको पता लगा कि ये गड़बड़ हो गया, उन्होंने अपने ही आदेश को बदल दिया, तो सोशल मीडिया पे कुछ इन्होंने लिख दिया, कुछ पैसा वैसा का लेन देन ये विघ्नेश ने लिखा, किस पे आरोप लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर निकलने लगी। अब उसके बाद वो जज ने छोड़ दिया मामला। अब ये नागरिकता से जुड़ा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास लंबित है। उन्हें एक नई बेंच का गठन करना है, लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक बड़ी गजब सी स्टोरी आ गई थी। और वो गजब सी स्टोरी क्या है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दायर करने वाले जो एस विघ्नेश शिशिर है, इन्होंने जेड, ध्यान से सुने, जेड प्लस की सिक्योरिटी मांगी है इन्होंने। और ये जेड प्लस की सिक्योरिटी बीजेपी चाहती तो इनको दे सकती थी, लेकिन शायद ये बड़ा गजब टाइप का संयोग है कि जेड प्लस की सिक्योरिटी के लिए पहले इन्होंने आवेदन किया, यानी जेड प्लस की सिक्योरिटी के लिए पहले इन्होंने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी और उसके बाद ये अदालत में चले गए। तो अब अदालत ने, उसका भी आदेश आ गया, 15 मई की डेडलाइन है, और ये लाइव लॉ की खबर है, जरा मैं बता देता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कर्नाटक के भारतीय, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है कि कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा मांगी गई अखिल भारतीय स्तर की जेड प्लस सुरक्षा पर 3 सप्ताह के भीतर कारण युक्त फैसला लिया जाए। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश शिशिर की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया। शिशिर ने अपनी याचिका में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाकर अखिल भारतीय, पूरे देश में चाहिए भाई साहब को, जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की थी, और अभी भी उन्हें सीएपीएफ सुरक्षा अधिकारी की 24 घंटे सुरक्षा प्राप्त है। पहले उन्होंने वाई प्लस सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन 12 मई 2026 को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश के बाद कथित खतरे का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी मांग संशोधित करके जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। और दरअसल ये तो पूरा मामला है ही सर जी। अब उनको इनाम किस लिए दिया जा रहा है? 26 अप्रैल 2026 को गृह मंत्रालय के समक्ष उन्होंने आवेदन दिया था। इनाम इसलिए दिया जा रहा है कि वो लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और अब राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले का आरोप लगाते हुए वो फिर चले गए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा, और इसमें जो खंडपीठ ने कहा, खंडपीठ ने नोटिस जारी कर दिया, और खंडपीठ ने नोटिस जारी करके सरकार से कहा है कि भैया वो जवाब दे दे, और ये जवाब कितने दिनों में देना है उसका भी टाइमलाइन दे दिया गया है, और इसमें क्या क्या पूछा गया है वो भी एक तरह से कह दिया गया है, बता दिया गया है। और इसकी जो तारीख रखी गई है, शिव जी मैं ध्यान से कहूंगा, दर्शक सुने, इसकी जो तारीख रखी गई है कि अगली सुनवाई की जो तारीख है वो जुलाई के महीने में रखी गई है, उसी टाइम जब संसद का मानसून सत्र होगा। और इसमें किस किस को नोटिस दिया गया है और क्या पूछा गया है, ये केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को भी नोटिस इन्होंने दिया है, और उनसे जवाब मांगा है, और सीबीआई ईडी से भी जवाब मांगा है। यानी संसद के मानसून सत्र से पहले ही अगर वाकई सरकार के पास इसमें कुछ भी ठोस है तो कुछ बड़ा होने वाला है राहुल गांधी के खिलाफ से। अब राहुल को जब जेल भेजने का मोदी साहब ने मन बना लिया तो इसे रोक कौन पाएगा?
और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें डिले क्यों हो रही है। अरे एक बार भेज दो जेल, जो कुछ हो वो भी पार हो जाए और ये पता लग जाए कि ये भी जरूरी था, वो भी जरूरी था, ये भी कर दिया और वो भी कर दिया। संतोष जी, सवाल यह है कि दोनों केस को दर्ज करने वाले जिग्नेश विघ्नेश सिसरी है, तो क्या इन पर आरोप भी लग गया? किसका पैसा क्या क्या इन्हें अदालत ये नहीं पूछती कि बार बार आप ये दलीलें लेकर क्यों आ जाते हो? देखिए, ये सवाल तो बार बार पूछा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई पीआईएल लेके जाता है, बार बार पीआईएल लेके जाता है, तो उसकी मंशा पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ कर्नाटक का रहने वाला एक व्यक्ति लगातार बार बार रायबरेली की अदालत में, इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक ही व्यक्ति यानी राहुल गांधी के खिलाफ मामला लेकर जा रहा है। अब यहाँ आय से अधिक संपत्ति के मामले में वो गए, आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्होंने शिकायत की होगी। अब वो जो शिकायत की उस पर ईडी को और सीबीआई को जांच करनी चाहिए, लेकिन वो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए और वो प्रगति की रिपोर्ट मांग रहा है कि अगर कोई शिकायत गई है तो उसकी प्रगति की रिपोर्ट हमें पता होनी चाहिए। क्या इनकी शिकायत पर इन एजेंसियों ने कार्रवाई की? और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इनकी शिकायत में कोई दम होता तो जाहिर सी बात है कि ईडी और सीबीआई तो छोड़ती नहीं। तो ये मीडिया में एक सेंसेशनल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी की एक तरह से छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इन चैम्बर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि एजेंसी को शिकायत प्राप्त हो चुकी है और वह 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेगी। ईडी ने भी अदालत को सूचित किया कि शिकायत प्राप्त हो गई और एजेंसी आरोपों का सत्यापन कर सकती है। इसके बाद जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराया जाएगा। अब तक क्या कर रहे थे? इस देश के बड़े नेता के खिलाफ अगर सीबीआई और ईडी को शिकायत पहुंची है तो आपको 8 सप्ताह का समय, चलिए अदालत ने दे दिया, आप भी कह रहे हो कि हम 8 सप्ताह के अंदर हम देंगे। अब तक क्या कर रहे थे? और अगर कोई सबूत, कोई तथ्य है तो फिर उस आपको अदालत ने तो रोका नहीं है। आप एफआईआर दर्ज करिए, राहुल गांधी को जेल भेजिए, या ऐसा करने से पहले आप जानबूझकर कुछ इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी डर जाए और नरेंद्र मोदी, अडानी, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आगे सरेंडर, तेल गैस यानी पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते हुए दाम और देश में एक गहरा आर्थिक संकट जो गहराता जा रहा है उसकी पोल न खोले। क्या राहुल गांधी को चुप करवाने की कोशिश की जा रही है? उस कोशिश के अभियान का हिस्सा है। और 20 जुलाई की तारीख में बार बार कह रहा हूं कि 8 सप्ताह में जवाब देना है। सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई तय की गई है। उसी के आसपास संसद का मानसून सत्र भी शुरू होगा। तो क्या ये माना जाए मानसून सत्र से पहले राहुल गांधी कौन सी जेल में हो सकते हैं, तिहाड़ में या कौन सी में? क्योंकि थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। या फिर जिस तरीके से आज मंदिर मस्जिद का भी एक मसला आ गया है और इधर महंगाई का बम फूटा है, उधर प्रधानमंत्री जी विशेष विदेश गए हैं, उधर अडानी का मामला आया है, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? ये भी थोड़ा सा दर्शकों को संतोष जी पता होना चाहिए। देखिए, इसको आप इस तरह से समझिए कि एक के बाद एक शायद ही कोई ऐसा मामला होगा जहां मोदी सरकार नहीं फंसती हुई नजर आ रही। आर्थिक हालत, 12 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देश को बता रहे हैं कि भैया हम तो गैस प्रोडक्शन, तेल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए, आपको कम खर्च करना पड़ेगा। 12 साल बाद मोदी ये बता रहे हैं कि भैया दुनिया के देशों से रिश्ते हमारे इतने खराब हो गए हैं कि हम तेल, गैस, डीजल नहीं ला पा रहे, इसलिए आपको कम खर्च करना पड़ेगा। कई सालों तक इस देश के लोगों का खून चूसने वाली पेट्रोलियम कंपनियां और उनके प्राइवेट कंपनियां जो है वो लगातार खून चूस रही है और उसके बाद सरकार कह रही है कि अब आपको इसका संकट का सामना करना पड़ेगा। फायदा उठाया तो पेट्रोलियम कंपनियों ने, फायदा उठाया तो मोदी के दोस्तों ने। जब मार्च के महीने में भी भारत में क्रूड ऑयल इंपोर्ट बहुत कम हुआ था तो कैसे प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो हमारे ही क्रूड ऑयल को संशोधित करके वो बाहर विदेश में भेज रहे थे। जब अपने यहाँ क्राइसिस थी तो उनको विदेश में बेचने की छूट क्यों दी गई और क्यों इस तरह से किया गया? वहां फेल हो गए, रक्षा नीति पर फेल हो गए, विदेश नीति पर फेल हो गए, हर जगह आप फेल हो गए। और जब सवाल उठ रहा है कि क्या संकट की स्थिति में आप विदेश जा रहे हो क्योंकि आपके लिए देश बड़ा नहीं है, आपके लिए दोस्त बड़ा है,
तो जब सवाल ये उठ रहा है तो ऐसे समय पे इन सवालों को उठा कौन रहा है, इन सवालों को पूछ कौन रहा है? गोदी मीडिया भक्त बनी हुई है, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया गया है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने वो, मैं कहूंगा कि जरा याद कर ले भाषण क्या दिया था कि हमें पेट्रोल डीजल गैस कम खर्च करने चाहिए क्योंकि विदेशी मुद्रा बचानी है। हमें सोना 1 साल तक नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि विदेशी मुद्रा बचानी है। हमें विदेश की यात्रा पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा बचानी है। किस लिए बचानी थी? सच्चाई आ गई है। 10 अरब डॉलर अडानी साहब दे रहे हैं अमेरिका को। अब ये 10 अरब डॉलर रुपए में तो नहीं दे रहे हैं। तो भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र मित्र गौतम अडानी को बचाने के लिए हम सबको त्याग करने को कहा गया। और जब इस सवाल को विपक्ष उठा रहा है तो राहुल गांधी के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति का एक मामला दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि अगर अगली सुनवाई तक या जो आपने समय दिया है 8 सप्ताह के अंदर अगर ईडी और सीबीआई कोई ठोस सबूत, कोई ठोस कार्रवाई के तथ्य आपके पास न रख सके तो ये जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है जो हर मामले में कोर्ट में शिकायत करने पहुंच जाते हैं, जरा इनसे भी पूछ लीजिएगा भाई कि इस तरह के मुकदमे दायर करते हो तो कोई सबूत होता है कि वैसे ही दायर करते थे? ये तमाम चीजें तो जरूर इनसे भी पूछी जानी चाहिए। राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं आय से अधिक संपत्ति, इनके संपत्ति का भी खोजबीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति के खिलाफ बार बार जाकर मुकदमा दर्ज कर रहा है, जिसका ना घर का रिश्ता, इन दोनों का ना कोई घर का रिश्ता है, ना कोई खानदान का रिश्ता है, इन दोनों की ना जमीन की कहीं लड़ाई है, इन दोनों के आपस में कोई लड़ाई नहीं है, तो कौन उनको उत्साहित कर रहा है बार बार कि आप उत्तर प्रदेश की अदालतों में जाकर इनके खिलाफ मामला एक तरह से दर्ज करवाओ? देश भर में मामले दर्ज है, कर्नाटक में जहां बेंगलुरु में आपका व्यवसाय चल रहा है वहीं पर आप मामला दर्ज करवा दीजिए। अदालतों के लिए भी ये पूछने का वक्त आ गया है। लेकिन एक और बड़ी बात है जो मैं बताऊंगा कि क्यों है। इंडिया गठबंधन अब राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार है। ममता बनर्जी हार गए, एमके स्टालिन हार गए, तेजस्वी यादव हार गए, अखिलेश यादव फिलहाल प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा उन्होंने जताई नहीं। और उनको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जिस दिन इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के प्रस्ताव पर तैयार हो जाएगा या राहुल गांधी को नेतृत्व की भूमिका देकर कांग्रेस के किसी बड़े नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन कांग्रेस की सीट 135 से 40 के बीच में आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या 200 से नीचे पहुंच जाएगी और तब मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस तरह की स्थिति आने से पहले हमने पिछले संसद के सत्रों में देखा, चाहे चुनाव आयुक्त को घेरने का मसला हो या अडानी का मसला हो, ममता बनर्जी राहुल के साथ नहीं खड़ी हुई थी, अखिलेश यादव राहुल के साथ नहीं खड़े हुए थे। लेकिन अब ममता बनर्जी को हारने के बाद इंडिया गठबंधन की एकता की याद आ रही है। सरकार को यह डर सता रहा है कि जब जुलाई में संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो इस बार बिना किसी किंतु परंतु के पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के पीछे खड़ा नजर आएगा। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्तों का भी मसला उठाएंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी गौतम अडानी का भी मसला उठाएंगे, राहुल गांधी मोदी की नॉर्वे यात्रा का भी मसला उठाएंगे और राहुल गांधी ये भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका जो दोस्त है गौतम अडानी नाम का व्यक्ति जो 10 अरब डॉलर अमेरिका को देने का ऑफर कर चुका है, वो इंडियन करेंसी में देगा या अमेरिकन डॉलर में देगा? और इसलिए राहुल गांधी ये सब सवाल सदन के पटल पर ना पूछ पाए, उनकी घेरेबंदी शुरू हो गई है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसमें अदालत का भी सहारा लिया जा रहा है। अब जरा इसको अलग तरीके से देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता ने बीजेपी की सरकार के अंदर आने वाले मंत्रालय को शिकायत लिखी कि राहुल गांधी आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए और उन्होंने कोई कार्रवाई किया नहीं कि पता नहीं, फिर उसी मामले को लेकर वो अदालत पहुंच गए कि भैया आप इन एजेंसियों को बोलो कि वो कार्रवाई करें। बीजेपी ने बीजेपी से शिकायत करी राहुल गांधी पे कार्रवाई करे, बीजेपी को बीजेपी के कार्यकर्ता की शिकायत पर कोई सबूत नहीं मिला और फिर बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंच गया हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से कह रहा है कि मेरी बीजेपी की जो सरकार है उनको आदेश दो कि राहुल गांधी के खिलाफ मैंने जो शिकायत की है, ये थोड़ी सी पहली लग रही होगी लेकिन ये पहली मोदी साहब बना रहे हैं। तो मोदी शाह अगर पहली बना रहे हैं और ये जलेबी की तरह इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को, इस देश की जुडिशियल प्रोसेस को मथने की कोशिश कर रहे हैं, तो कसूरवार कौन है ये तो इस देश की जनता ही तय करेगी। शिव आवाज शिव जी। देखते हैं जनता क्या क्या तय करेगी। फिलहाल एक खबर को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों के पास छोड़ते हैं
कि आखिर राहुल को गिरफ्तारी करना होना चाहिए या नहीं। जनता भी अपनी राय रख सकती है, जनता की राय भी बड़ी महान होती है। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।